देखो भाई, तो आज का जो टॉपिक है वो रेखीय आवर्धन है, यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन। अब लीनियर मैग्निफिकेशन को एम से प्रेजेंट करते हैं, यानी कि स्मॉल एम से। ये जो होती है, अगर हमारे पास बात करें इसके लीनियर मैग्निफिकेशन की, तो एम इक्वल टू होता है जो प्रतिबिंब की दूरी है वो आपकी v है, और जो वस्तु की दूरी है वो u होती है। यानी कि किसी वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी, किसी भी लेंस के लिए या मिरर के लिए प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, हेडिंग लगाएंगे, लिखें। या फिर ऐसे बोल सकते हैं इंग्लिश वाले कि द डिस्टेंस ऑफ इमेज, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो लिखें इसको। रेखीय आवर्धन में किसी दर्पण के लिए प्रतिबिंब की दूरी किसी दर्पण के लिए प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, और इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। देखो, जो अगला टॉपिक है वो तुम्हारा है प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब प्रकाश के कुछ गुण थे। पहला गुण ये था प्रकाश का जो परावर्तन होता है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट काफी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में आने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कुछ इसके फिनोमेना की, एक दो फिनोमेना तुम घर पे भी देख लेते हो। जैसे कि लाइक हमारे पास गिलास है, ठीक है, और गिलास में आपने वाटर भर देते हो। आप गिलास में वाटर भर दिया, अब इसमें अगर पेन डाल दोगे, अगर इस गिलास में पेन डाल दोगे तो क्या दिखाई देता है? तो ऐसे बैंड हो गया दिखाई देता है, दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा बहुत बैंड हो गया दिखाई दे रहा है कि ये जैसे मुड़ गया हो। ठीक है, या पानी की बाल्टी में आपने देखा कुछ ऑब्जेक्ट जो रहते हैं वो बड़े भारी से दिखाई देते हैं ऊपर की ओर, है ना। अगर सिंपल सी आप बात करोगे, अगर तो अपना हाथ पानी में भी दोगे तो तुम्हें भारी सा दिखाई देगा कि चौड़ा सा हो गया हाथ, मोटा सा हो गया। ठीक है, वे सब कुछ रीजन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के रीजन ये है। अगर इनके पीछे की बात करें तो प्रकाश की जो चाल है कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्यों है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती क्यों है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसलिए होती है, जो लाइट है, लाइट की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। यानी कि मैंने आपको बता रखा है कि एयर में आपकी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जबकि ग्लास में हो जाती है तुम्हारी वाटर में हो जाती है 2.25 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। और दूसरा आपके जो ग्लास होता है, कांच होता है, उसमें 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो तीनों में अलग अलग थी, यानी कि स्पीड तो बदलती रहती है। तो प्रकाश की क्वालिटी है, यानी कि लाइट की क्वालिटी है कि जो अगर हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा या अपवर्तन की कंडीशन करेगा तो उसमें क्या हो जाता है, इसकी वेवलेंथ बदल जाती है, तरंगदैर्घ्य, और स्पीड बदल जाती है, यानी कि वेलोसिटी। ठीक है, और जबकि इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। फ्रीक्वेंसी बोले तो एफ, ये एफ नहीं बदलती, ये भी चेंज हो जाए, ये भी चेंज हो जाए। अब कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछ लेते हैं कि जो लाइट है, लाइट की जो रे है, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गई, या लाइट की जो क्वालिटी है वो क्या है। लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, तो उसकी वेवलेंथ बदल जाएगी, तरंगदैर्घ्य बदलेगी, चाल बदल जाएगी, स्पीड बदल जाएगी, वेलोसिटी बदल जाएगी। ठीक है, जबकि उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। तो फ्रीक्वेंसी उसकी कभी चेंज नहीं होती, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती बस लाइट की। ठीक है, और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो उसको ध्यान रखना कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। इसे नोट करके लिख लेना इस चीज को, कि जो लाइट है, लाइट की वेवलेंथ बदल जाती है, स्पीड बदल जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर। और ये स्पीड बदलने के कारण ही रिफ्रैक्शन होता है हमारा, यानी कि अपवर्तन होता है। यही इसकी खास बात है। अगर स्पीड ना बदलती तो रिफ्रैक्शन नहीं होता। ठीक है, अब
प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, यानी कि रिफ्रैक्शन होता क्या है? ये रिफ्रैक्शन तब होगा कोई हमारे पास ट्रांसपेरेंट मीडियम है। अब ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब ये हो गया जिसके आर पार आप देख सकते हो, आर पार जा सकते हो, ठीक है। तो वो मैं बना देता हूं, लाइक हमारे पास कोई रिफ्रैक्टर सरफेस है, यानी कि अपवर्तक पृष्ठ है। अब जैसे हमने रिफ्लेक्शन की कंडीशन में पढ़ा था, उसमें तो हमने यहां नीचे पॉलिश कर दी थी, इसमें पॉलिश नहीं करनी है। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो नीचे का सिस्टम है, इसमें वाटर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? वाटर, पानी। और ऊपर जो है हमारी वो है एयर, हवा। सही है, ऊपर हमारी हवा है, नीचे वाटर है। अब जाहिर सी बात है इंसिडेंट रे आएगी। यहां मीडियम मान लेंगे। एक बार बताओ, एयर अलग मीडियम है, वाटर अलग मीडियम है, तो इसके लिए मीडियम की मैंने मान ली कि इसका मीडियम है N1 और इसका जो मीडियम है वो है N2, ठीक है। अब आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो वायु है, वायु में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, स्पीड की लाइट ज्यादा होती है, जबकि इसमें वाटर में क्या होती है? कम होती है। तो ये वायु जो है वो वाटर के कंपैरिजन सघन माध्यम, विरल माध्यम है। यानी कि जो वायु है वो क्या है हमारे पास? विरल माध्यम, विरल। और ये है हमारा सघन। अब ये क्या है सर, इसको बताओ। ये विरल और सघन क्या है? तुम्हारी सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज में बताता हूं। इंग्लिश में बोलते हैं इसे रेरर मीडियम, और इसको बोलते हैं डेंजर। डेंजर बोल रहा हूं मैं, डेंजर नहीं, डेंजर, DENCR। तो ये विरल है और ये सघन है। अब इसका मतलब समझे, तुम्हारी ठेठ भाषा की बात करो तो विरल, विरल हो गया हल्का माध्यम, हल्का, आसान, और सघन हो गया भारी, कठोर। अपने यानी कि अपनी लैंग्वेज में याद रख सकते हो, आपकी लैंग्वेज में याद रखने के लिए। बाकी फिजिक्स की लैंग्वेज में तो इन्हें ये बोलते हैं कि विरल और सघन, लेकिन अपनी लैंग्वेज में याद रख सकते हो कि ये तो हल्का हो गया जी, ठीक है, आसान हो गया, और ये कठिन हो गया, भारी हो गया, कठोर हो गया, ठीक है। और ये जो पृष्ठ है इसे क्या करता है? ये अलग अलग करता है कि इससे ऊपर ऊपर वायु है, एयर है, और इससे नीचे नीचे वाटर भरा हुआ है इसमें, ठीक है। अब इंसिडेंट रे आएगी हमारी। अब इंसिडेंट रे आएगी तो इंसिडेंट रे आपके पास ऐसी आती है, आपतित किरण, और जैसे यहां पर टकराएगी इसको क्या बोलते थे हम? आपतन बिंदु। क्या बोलते थे? आपतन बिंदु। यानी कि जैसे यहां टकराएगी तुरंत क्या खींचेगा? नॉर्मल, अभिलंब। अभिलंब क्या खींचेगा? अभिलंब खींच दीजिए आप इसको, यह अभिलंब खींच गया, ठीक है। अब अगर प्रकाश की चाल या का वेग ना बदलता तो ये सीधी जानी चाहिए थी, ऐसे, ये ऐसे जानी चाहिए, ठीक है, लेकिन ये ऐसे जाती नहीं है। ये अपने पथ से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। या तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी या अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब ये फिनोमेना है कि अगर आप रेरर से डेंसर में जा रहे हो, यानी कि विरल से सघन में जा रहे हो, तो अभिलंब की ओर झुकेगी, ये नॉर्मल की ओर झुक जाएगी, बैंड हो जाएगी इसकी ओर। क्या हो जाएगी? बैंड हो जाएगी इसकी ओर। क्यों? इसे सिंपल ठेठ भाषा में समझाने के लिए मैं समझा सकता हूं कि अगर आप कोई भी गोल गोल ऑब्जेक्ट घुमाते हो तो अगर उसकी स्पीड कम रहे तो इसकी उंगली के पास ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, नहीं रहेगा। और जैसे जैसे आप उसकी स्पीड बढ़ाते चले जाओगे तो उंगली से दूर जाना स्टार्ट करेगा वो। आप समझे, अगर मार्कर पे फिरा के कुछ मैं छल्ला घुमा रहा हूं तो अगर मैं आराम आराम से घुमा रहा हूँ, स्लो स्लो स्पीड घुमा रहा हूँ, तो इसकी ओर ही झुकी रहेगा, वो ऐसे ही नीचे की ओर झुका रहेगा। जाहिर सी बात है, ऐसे नीचे की ओर झुका रहेगा। जबकि तुम उसकी स्पीड बढ़ाओगे, यानी कि स्पीड बढ़ा दोगे तो इससे दूर चलेगा, ऐसे ऊपर की ओर उठना चाहेगा। होता है नहीं होता है? बिल्कुल सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे है समझाने के लिए। समझाने के लिए ये जो आपके पास ये नॉर्मल है, नॉर्मल को आप ये समझ सकते हैं, लालच हैं एक प्रकार के, और जिनकी स्पीड कम होती है उसे अपनी ओर खींच लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो जाहिर सी बात है यार, आप एयर से वाटर में जा रहे हो तो आपकी स्पीड क्या होगी? डाउन होगी। अब जब स्पीड डाउन होगी तो नॉर्मल की ओर झुकेगी, नहीं झुकेगी? ये क्या करेगा? कहां जा रहा है? आजा वापिस, खींच लेगा अपनी ओर। तो ये ऐसी नहीं जानेगी, फिर ये जाएगी थोड़ा सा नॉर्मल की ओर झुक जाएगी, ऐसे, इस वे में। आ रही क्या बात समझ में? फिर से अब तुम्हें एक चीज बताइए, क्या इंसिडेंट रे है, आपतित किरण, और नॉर्मल के बीच में क्या बनता था? आपतन कोण आई। और यहां पर क्या है? आप यानी कि अपवर्तित किरण है। अब ये परावर्तित किरण नहीं, क्योंकि अपवर्तन की कंडीशन पढ़ रहे हैं, यानी कि रिफ्रैक्टिव रे है, तो अपवर्तित किरण है वो है हमारी, इसके बीच में कौन बनेगा? आर। ये ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन ऐसे नहीं जाएगी।
और इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, सुनना फिर से, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने पाथ से डेविएशन, विचलित होने का मतलब होता है डेविएशन होना, अपने पाथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। और इस घटना को ही क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इतना टफ नहीं है। फिर से, अगर कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित ही तो हुई, जब आपकी सीधी निकलनी चाहिए थी, इन भाई तेरे को आना तो इधर को था, लेकिन तू क्या चली गई, थोड़ी डाउन चली गई, आप चली जाएगी। तो इस माध्यम को, इस प्रवेश फिनोमिना को या इसके प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। समझ में आ गई बात है। दूसरा, अदरवाइज हम ये भी बना सकते हैं, इसका दूसरा डायग्राम क्या बना सकते हैं, इनका उल्टा। इसका उल्टा कैसे बना सकते हैं हम, कि आप एक काम करें, मैं इधर छोटा सा डायग्राम बना देता हूं कि आपने ऊपर का जो मीडियम है वो मान लिया आपने वाटर, ग्लास भी हो सकता था, कांच, ऊपर क्या भरा हुआ है आपका वाटर, इसमें वाटर भरा हुआ है, और नीचे क्या है आपकी एयर। अब जब वाटर इधर भरा हुआ है, आपने ये मान रखा कि वाटर तो N2 है और ये क्या है तुम्हारा N1, क्योंकि हम प्रायोरिटी उसको देंगे, रेरल को, विरल को, हल्के वाले माध्यम को प्रायोरिटी देंगे, उसको N1 मानेंगे, इसको N2 मान लेंगे। ये क्या हो गया आपका सघन, और ये क्या हो गया विरल, ठीक है। अब ये क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है। अपवर्तक पृष्ठ का मतलब यानी कि जो इसको अलग अलग कर रहा है। अब क्या, जो लाइट वेव आ रही है वो इससे आ रही है, पानी से, वाटर से। अब जैसे ही आ रही है यहां पे टकराएगी, तुरंत क्या होगा, नॉर्मल खींचेगा। अब नॉर्मल खींचेगा तो नॉर्मल खींच दीजिए आप इसका, ये नॉर्मल खींचा। अब ये जानी तो ऐसे चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन इसकी स्पीड बढ़ेगी। अब जब जैसे ही इस वाटर से एयर में आएंगे तो स्पीड बढ़ेगी, जब स्पीड बढ़ेगी तो इस नॉर्मल से ये दूर हटेगी, ऐसे ना जाएगी, कैसे जाएगी, इससे दूर हट जाएगी और फिर जाएगी थोड़ी सी ऐसे, इस टाइप से, ठीक है। और इसी फिनोमिना को अभी हमने थोड़ी देर पहले जो देखा है वो यही फिनोमिना है। अगर आप इसको देखोगे, उठी भाई इसलिए दिखाई दे रही है, सुनना मेरी बात को, इस फिनोमिना को, यानी कि ये कंडीशन ये है, इसकी जो वेव निकल के आ रही है, लाइट वेव, वे वाटर से, जो इसकी वेव निकल के आ रही है वे वाटर से एयर में आ रही है। आप एयर में ही तो हो, ये वाटर से एयर में आ रही है। आप ये ना सोचे कि हमारी वेव इसमें जा रही, नहीं, इसकी वेव निकल के आती है तब हमें इमेज दिखाई देता है। अगर मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूं, यानी कि मेरी रे निकल के जा रही तुम्हारी आंखों में, और तुम मुझे दिखाई दे रहे, यानी कि तुम्हारी रेव निकल के आ रही मेरी आंखों में। इसका मतलब समझे, अगर ये जो ये डाउन है ऐसे, ठीक है, ये ऊपर इसलिए उठा हुआ है दिखाई दे रहा है क्योंकि ये किसमें से आ रही है, वाटर से एयर में आ रही है, वाटर से एयर में। तुम एक चीज ध्यान दोगे, ऊपरले वाला तो ऊपर है, जबकि नीचे वाला दिखाई दे रहा होगा नीचे की ओर, तो जाहिर सी बात है वही था। देखो ये नीचे था और जब एयर में आई तो ऊपर को उठा हुआ दिखाई दे रहा आपको। उल्टा समझे आप इसको, देखो ये ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है जबकि नीचे वाला नीचे डाउन है। ये क्या जा रही है, इसकी वेव चल रही है वाटर से एयर में, तो वाटर से एयर में। अब वाटर से एयर में, तो देखो वाटर में ठीक है, जैसी भी होगी ठीक है जी, वाटर में तो सीधी थी, इसको उल्टा भी तो समझ सकते हैं सर जी, वाटर में तो सीधी थी, एयर में आके थोड़ी ऊपर को खड़ी होगी, तो वायु में आके थोड़ी सी ऊपर को खड़ी नहीं होगी क्या। इंसिडेंट पॉइंट तो यहाँ पे है, जो इसका इंसिडेंट पॉइंट है यहाँ पे ही तो है, ये जो पानी का तल है वो इंसिडेंट पॉइंट ही तो होगा। यहाँ पे क्या होगी, काल्पनिक एक नॉर्मल खिंचा हुआ होगा, उसी से इसका रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हो रहा है। आ रही है क्या बात समझ में। तो इसका दिखना यही है कि जब सघन से यानी कि डेंसर से रेरर में आ रही, ना कि ये नहीं है इसकी कंडीशन, इसकी कंडीशन है ये है रिफ्रैक्शन ही, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन है आपका ये, ठीक है। या जितनी भी आपको ऑब्जेक्ट, अगर आप घर पे क्या करोगे, कोई टब वगैरह लोगे, उसमें भी कोई स्टिक डाल दोगे तो स्टिक में मुड़ी हुई दिखाई देती है, वो इसलिए दिखाई देती है, उठी हुई, इसका वो तो सीधी थी, लेकिन एयर में जब आ रही है तो उसका क्या हो जाता है, थोड़ा नॉर्मल ऊपर की ओर उठ जाता है, ठीक है, इसलिए दिखाई देती है आपको। और इनके नामकरण कर दीजिए आप, नामकरण संस्करण करते हैं। ये क्या है हमारी आपतित किरण, इंसिडेंट रे बनाए साथ साथ में, आपतित किरण, और ये आपका अभिलंब है नॉर्मल,
और ये बात है जहां पे इसकी अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। इंसिडेंट रे, इंग्लिश वाले जानते हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टिव रे, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव रे, ठीक है। और ये तुम्हारा विरल से सघन में जा रही है, ठीक है, हल्के मीडियम से भारी में जा रही है, तो अभिलंब की ओर झुकेगी। अगर बिल्कुल समझ नहीं आया मैं फिर से बता देता हूं अपवर्तन है क्या। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अब अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस प्रक्रिया को, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। कंडीशन ये है कि अगर वो रेयर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की ओर झुकेगी, और इसके अपोजिट अगर आप डेंसर से रेयर में जा रहे हो तो नॉर्मल से दूर हटेगी, ठीक है। ये पॉइंट रख सकते हो आप लोग, तो इसको नोट करें और फिर लिखें। इसके भी नाम लिख लेना, ये बिल्कुल इसी की तरह। और आई तुम्हारा आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है, ठीक है। करो नोट एक बार, चलो भाई। तो ये तुम्हारे पॉइंट हो गया। ये ध्यान रखना है कि जो इंसिडेंट रे है ये इससे दूर हट रही है, ये इंसिडेंट रे थी इसके पास आ गई। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, जब डेंजर से विरल में यानी कि रेरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी, तो अभिलंब से दूर हटी है। जबकि दूसरी कहानी क्या है तुम्हारी, अगर विरल से सघन में जा रही है तो नॉर्मल की ओर झुकेगी। ये पॉइंट पे मैंने लिख चुका हूँ, ठीक है। दूसरा एक इसका इंपॉर्टेंट नोट ये है कि अपवर्तन का कारण क्या है, रीजन ऑफ यानी कि रिफ्रैक्शन का रीजन क्या है। वो क्या है तुम्हारा, जो लाइट है, लाइट की स्पीड है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, वो इसका रीजन है बस। यानी कि प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना है, ये इसका कारण है, ये इसका कारण है। अब इसके फिर कुछ नियम हैं, दो लॉ हैं इसके, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे कि रिफ्लेक्शन के लॉ थे, ठीक है। पहला आप इसको नोट करें फिर आगे की चीज करते हैं। देखो भाई, मतलब जो इसके नियम है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, यानी कि अपवर्तन के नियम है, जैसे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नियम थे ऐसे ही अपवर्तन के नियम है। पहला नियम तो वही है, बस थोड़ा सा चेंज है कि आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे और आपतन बिंदु पर अभिलंब, यानी कि जो इंसिडेंट पॉइंट होता है उसमें नॉर्मल, एंड अपवर्तित किरण यानी कि रिफ्रैक्टिव रे, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करें, यानी कि तीनों के तीनों एक ही प्लेन में उपस्थित होंगे। जाहिर सी बात है भाई, ये भी इसी प्लेन पे व्हाइट बोर्ड पे है, ये भी इसी व्हाइट बोर्ड पे है, और ये भी इसी व्हाइट बोर्ड पे है, तो तीनों के तीनों एक ही प्लेन में है, ये एक ही तल में है। दूसरा खास बात है कि जो आपतन कोण की ज्या है, ज्या बोलते हैं साइन को। आपतन कोण क्या था, इंसिडेंट एंगल। अब इंसिडेंट एंगल क्या था आपके पास, आई, तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या। अपवर्तन कोण क्या था आपका, रिफ्रैक्टिव एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या रिफ्रैक्टिव एंगल जो था आपका का अनुपात नियत होता है, नियत होता है कांस्टेंट। नियत क्या होता है, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट वे होते हैं जिनको चेंज ना कर सकते हो, अर्थात साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्या होता है, इस कांस्टेंट को बोलते हैं अपवर्तनांक। यहां एक लाइन और नोट करना, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। अब अपवर्तनांक को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एन से प्रदर्शित करते हैं। कुछ बुकों में आपको म्यू से प्रेजेंट मिलेगा, अर्थात हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर साइन आई अपोन में साइन आर इक्वल टू, जो कांस्टेंट है ना वो अपवर्तनांक है, और अपवर्तनांक फिलहाल हम यहाँ पे एन से प्रेजेंट कर रहे हैं। एन या म्यू से प्रेजेंट कर सकते हैं। म्यू किसी बुक में आपको देखने को मिलेगा, म्यू क्या मिल जाएगा, म्यू, यानी कि एन की जगह आप म्यू भी प्रदर्शित कर सकते हो। अब अगर यहाँ पे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो इसको प्रेजेंट कर देते हैं 1 and 2। इसका मतलब कर देते हैं 1 and 2, यानी कि साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू 1 and 2। और 1 and 2 का मतलब ये है, इसे हम ऐसे लिख देते हैं कि साइन आई अपोन में साइन आर इक्वल टू, जो 1 and 2 है वो ही n होता है, जो 1 and 2 है वो ही n होता है आपका। और इसकी खास बात ये है 1 and 2 की, अगर हम इसे प्रेजेंट करें 1 and 2 को, 1 and 2, तो ये होता है n2 अपोन में n1। फिर तो समझ सकते हो, अगर 1 and 2 की बात करें तो n2 अपोन में n1। अगर मैं यहां ऐसे लिखूं, इस किरण को अगर मैं पलट दूंगा
तो फिर क्या करूंगा मैं 2n1, तो 2n1 का मतलब क्या होगा n1 अपॉन में n2। मेरी बात फिर से फोकस करें, 1n2 का मतलब है n2 अपॉन में n1, या 2n1 का मतलब है n1 अपॉन में n2, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट है। अगर मैं इनकी गुना करूंगा पहले और दूसरे की, तो 1n2 गुना 2n1 कितना आएगा 1 आएगा। चेक करके देख लेना, क्योंकि एक बार ये रखोगे एक बार ये रखोगे 2 से ये कट जाएगा, n1 से n1 कटेगा तो कितना आएगा 1 आएगा। चाहे 3 माध्यमों के ले लेना चाहे 2 माध्यमों के ले लेना, उनका जो गुणनफल होता है वो हमेशा 1 आता है। ये भी इसका एक फैक्ट है। अगर मैं यहां बात करूं, और इसका ये भी मतलब होता है 1n2 का मतलब कि n2 अपॉन में n1, कि दूसरे का पहले के सापेक्ष, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष। आप यही तो चेक कर रहे कि जैसे आप परसेंटेज चेक करते हो कि 100 के सापेक्ष आपके कितनी परसेंटेज आई है, तो 100 के सापेक्ष कितनी परसेंटेज है, यानी कि 100 के रिस्पेक्ट में कितनी परसेंटेज है 80। तो n2 अपॉन n1 का मतलब यह है कि दूसरे का पहले के सापेक्ष, ठीक है, यानी कि दूसरे का पहले के रिस्पेक्ट में कितना होगा, ऊपर वाला जिसका है दूसरे का और पहले वाले के सापेक्ष, कि 100 के सापेक्ष कितने नंबर आए, पहले वाले के कितना सापेक्ष है दूसरा, ठीक है, यानी कि दूसरे का पहले के सापेक्ष। या हम यहां पे एक और फॉर्मूला चेक कर सकते हैं, अगर यहां पे ऐसा लिखा हुआ है WNG, यानी कि वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या बनेगा आपके पास Ng अपॉन में NW, Ng अपॉन में NW। और आपसे जाहिर सी बात है भाई एयर होती है तो यहाँ पे A भी लिख सकते हैं, A फॉर एयर होती है, G फॉर ग्लास, एयर लिख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ये भी सब N है हमारे, कितने हैं N। जबकि वेलोसिटी में हम बाद में प्रूफ कराएंगे, वेलोसिटी के लिए यानी कि स्पीड के लिए उल्टा चलता है। अगर मैं बात करूं 1n2 की, 1n2, तो अगर v के पदों में लिखूंगा तो पता क्या लिखा जाएगा v1 अपॉन में v2, ये इसका उल्टा चलता है। जो अपवर्तनांक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1n2 क्या चलेगा v1 अपॉन v2 चलता है, जबकि n1n2 क्या चलेगा n2 अपॉन में n1, बट 1n2 चलेगा कैसे यहाँ पे वेग के पदों में v1 अपॉन में v2, ठीक है। अब इनको आप नोट कर लो, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें चलेगी, बाकी अगले लेक्चर में होगा।